नमस्कार। 4 अक्टूबर 2025 राजस्थान के कोने कोने की खबर लेकर हाजिर हूं मैं विजय कुमार। देखते हैं खबर विस्तार से। सबसे पहले खबर लेते हैं कोटपूतली बहरोड से, जहां राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झावर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को नीमराना में नगरपालिका कार्यालय परिसर और नगरपालिका पावटा प्रांगपुरा की पंचायत कल्याणपुरा में लगे शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया तथा कार्मिकों को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सेवा की भावना से कार्य करते हुए आमजन को त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। श्री खर्रा ने लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत चेक, पीएम स्वनिधि योजना के चेक, पट्टे, फायर एनओसी एवं विवाह पंजीयन पत्र समेत पोषण किट और हाइब्रिड बीज वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 17 सितंबर से आयोजित इन शिविरों के माध्यम से शहर में रहने वाले नागरिकों के जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण, पट्टे, नामांतरण, ट्रेड लाइसेंस एवं ऋण स्वीकृति जैसे कार्य त्वरित और पारदर्शी रूप से पूरे किए गए हैं। साथ ही सड़कों, नालियों और सीवर लाइन की मरम्मत तथा सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण व लाइटें लगाने आदि जैसे जनोपयोगी कार्य भी प्राथमिकता से किए गए हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण, एसडीएम नीमराना महेंद्र सिंह, एसडीएम पावटा कपिल उपाध्याय, अधिशासी अधिकारी नीमराना विक्रम सिंह, अधिशासी अधिकारी पावटा फतेह सिंह मीणा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सेवा शिविर शुरू हो गए। शहरी सेवा शिविर में राज्य सरकार के स्तर पर हमने मुख्यमंत्री जी के साथ विचार विमर्श करके निर्णय लिया कि 17 सितंबर की नगर पालिका नीमराना के शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया गया। उपस्थित आमजनों की, जनप्रतिनिधियों की और पार्टी के पदाधिकारियों की भावनाएं जानी गई और कर्मचारियों को इन शिविरों के माध्यम से जितने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हों उनका विधिवत परीक्षण कर और निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए और उम्मीद करेंगे कि इस शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से चाहे वृद्धावस्था पेंशन के हों, विधवा पेंशन के हों, चाहे पालनहार योजना के प्रकरण हों, चाहे पट्टों से संबंधित हो, नामांतरण से संबंधित हो, चाहे जन्म मृत्यु पंजीयन के मामले हों, चाहे विवाह पंजीयन के मामले हों, उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाएगा और आमजन को राहत दी जाएगी। अब खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान भारत की क्लीन टेक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। राजस्थान मूल के क्लीन टेक स्टार्टअप रिक्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा देश के सबसे बड़े सतत वेस्ट टू एनर्जी टायर रिसाइकलिंग प्लांट की डिजिटल आधारशिला रखी गई। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम आधारशिला जयपुर स्थित होटल रोज आमेर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, रिक्रिप में निवेशक बॉलीवुड अभिनेता और सेलिब्रिटी एडवोकेट सुनील शेट्टी, रिक्रिप के संस्थापक और सीईओ तुषार सुहालका और रिक्रिप के निर्देशक महावीर शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राजस्थान हमेशा से ही नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली भूमिका रही है। इस अवसर पर अभिनेता और रिक्रिप में निवेशक सुनील शेट्टी ने कहा, ये प्लांट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक मजबूत संदेश है कि भारत किस तरह वेस्ट को अवसर में बदल सकता है। रिक्रिप के संस्थापक और सीईओ तुषार सुहालका ने बताया कि ये भारत के टायर ट्यूनल भविष्य की नींव है। हमें गर्व है कि राजस्थान इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सपोर्ट हो रहा है, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट हो रहा है इसके द्वारा। तो आई थिंक इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इस मैसेज को देश के कोने कोने तक फैलाना ताकि लोग समझे, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपने बिजनेस के लिए
अपनी असिस्टिंग के लिए आप इस योजनाओं को, स्कीम्स को का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? likely investment into the project. So over the 3 years we would be. अब खबर जालोर से लेते हैं, जहां जालोर की बागरा पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम गोदारा व पुलिस उप अधीक्षक गौतम जैन के सुपरविजन में थाना अधिकारी मोहनलाल गर्ग ने कार्रवाई करते हुए गत दिनों मेड निसला में सोलर प्लांट कार्यस्थल से केवल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 5 लोगों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 52,100 व 131 किलो 150 ग्राम तांबा वायर जब्त करने के साथ ही चोरी की घटना में उपयोग की गई बोलेरो कैपर को भी जब्त किया है। अब अगली खबर भी जयपुर से ही लेते हैं। के फाइनेंस द्वारा आयोजित यूज्ड कार एक्सपो 2025 का भव्य शुभारंभ आज जयपुर सांसद मंजू शर्मा के मुख्य अतिथि और साइंस गिरिधर और विशिष्ट अतिथि यश सेतिया के साधिनी में हुआ। ये 2 दिवसीय एक्सपो 4 और 5 अक्टूबर को रतन बाग मैरिज गार्डन, सिरसी रोड, वैशाली नगर, जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर वासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। एक्सपो में प्रमुख ऑटो डीलर्स ने अपनी नई एवं पुरानी गाड़ियों का प्रदर्शन किया और ग्राहकों ने मौके पर ही आकर्षक डील्स व लोन सुविधाओं का लाभ उठाया। कार्यक्रम में एसके फाइनेंस की तरफ से हर लोन पर 5 लाख का फ्री दुर्घटना बीमा मुहैया करवाया गया। आप लोग भी चल जाओ पीछे थोड़ा ऐसे लेना, थोड़ा पीछे हो जाओ ना, आराम से भाई एक बार थोड़ी सी वैल्यू कम होगी ना मैम, तो अब सबके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई है गाड़ियाँ। और अगर फाइनेंस मिल जाए इसके ऊपर, यूज कार के ऊपर में भी, तो उस वाले में स्वागत। मैडम एक बार आप क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं, किस तरह की परेशानी आती है और उसको दूर कैसे किया जा सकता है डाउन रखने में? देखिए, सबसे पहले तो मैं एसके ऑटो का आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने हमारे जो यूज्ड कार के डीलर्स हैं उनको एक मौका दिया है इस फेस्टिवल के टाइम पे, एक मंच पे आकर के ग्राहकों को यहाँ बुला करके अपना गाड़ियाँ बेच सकें वो। दूसरा, इसमें यूज्ड कार के अंदर में थोड़ा सा टिपिकल इसलिए ये काम हो जाता है क्योंकि जब एक ग्राहक आपको गाड़ी देता है तो वो आप पे विश्वास करके देता है कि जब आप इस गाड़ी को बेचेंगे तो आप इसको गाड़ी को जो सेकेंड ओनर होगा उसके नाम से ट्रांसफ़र करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर गाड़ी का कोई भी एक्सीडेंट होता है, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर में गाड़ी जिसके नाम से चल रही है वो सारी जिम्मेदारी उसी आदमी की होती है। तो आज की डेट के अंदर में जो यूज्ड कार्स हैं उसमें ये सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा दिक्कत ही यही है कि यूज्ड कार का खरीद बेच हो जाता है बिना नाम ट्रांसफ़र करे। यहाँ पर जो ये मेला हो रहा है मेरे ख्याल से क्योंकि एसके ऑटो फाइनेंस के थ्रू हो रहा है, फाइनेंस पे गाड़ियाँ बिकेंगी तो डेफिनेटली गाड़ियाँ ट्रांसफ़र होंगी, ग्राहकों को सुविधा है कि इमीडिएटली गाड़ी उनके नाम से ट्रांसफ़र होती है। और अगर आप देखेंगे ये गाड़ियाँ ये एज़ गुड एज़ नई गाड़ियाँ हैं आज की डेट में। दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है यूज्ड कार लेने के अंदर में, वो गाड़ी को कि पुरानी गाड़ी कैसे यूज़ करी है ग्राहक ने, उसके ऊपर में अभी कोई वारंटी अवेलेबल है या नहीं है, क्या उसका इंजन अभी भी आगे ग्राहक के लिए काम करेगा नहीं करेगा, मेजर कोई एक्सीडेंटल गाड़ी है या नहीं है, उनका मापदंड ग्राहकों को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए अपनी यूज्ड कार को खरीदने से पहले, वो भी एक मेजर रोल होता है। ठीक है। सो आप ये देखेंगे आज जो यूज़ कार मेला है यहाँ पे वैरायटी ऑफ कार्स है। हमने कॉन्सेप्ट लाया कि सब डीलर्स एक जगह
अपनी कार्स डिस्प्ले कर सके, जिससे माहौल भी फेस्टिव का माहौल है वो भी बढ़ता है और सबको ऑप्शन भी मिलते हैं कस्टमर्स को। तो स्पेशली जब ये GST आया तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत कि हम फेस्टिविटी को, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो ये GST लाए हैं जिससे हमारी सेल्स बढ़े, कंपनी की इंडिया की इकनॉमी बढ़े, उसकी हेल्प के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया। हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं ये, जहाँ पे सबको सही ऑप्शंस, फाइनेंस, इंश्योरेंस, कार सब कुछ एक जगह मिले। ऐसी चीज़ें लोग बाहर से भी आते हैं, जयपुर से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं सारे ऑप्शंस के लिए, स्पेशली दिवाली के टाइम। तो ऐसी चीज़ें हम अक्रॉस इंडिया कर रहे हैं सो दैट सबको सही ऑप्शंस मिले, सबको सही इन्फॉर्मेशन मिले, अवेयरनेस मिले और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर बजट, इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन, सब चीज़ें फुलफिल हो एक जगह। देखिए, नई गाड़ियों पर GST की दरों का जो घटाई है उसका लाभ मिल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं यूज्ड कार प्रभावित हुआ है मार्केट जो है उसका, या किसी तरह का असर नहीं पड़ा? अभी तक न्यू कार जैसी भी बढ़ती है कंट्री में तो यूज़ ऑटोमेटिकली इन कमिंग टाइम बढ़ती है। तो आई थिंक ये अच्छा एक मूव है बाय इंडिया कंट्री की हम ऐसे नई कार्स को हम प्रमोट करें जिससे यूज़ कार भी बढ़े। दोनों बाय हैंड चलती है, न्यू एंड यूज्ड, तो ये दोनों यूज़ के लिए भी और न्यू के लिए दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा ये GST रिफॉर्म। अब खबर अलवर से लेते हैं, जहां विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या 4 अलवर हिमांकनी गौड़ ने दंडादेश पारित करते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजन प्रशांत यादव ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की पिता ने दिनांक 4/4/2024 को एक रिपोर्ट मालाखेड़ा थाने में इस आशय की पेश की थी कि उसकी बेटी कुएं पर अकेले कपड़े धो रही थी। उसी समय उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति वहां आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान अधिकारी हितेश शर्मा द्वारा प्रकरण के सभी तथ्यों का गहन एवं विस्तृत अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के पश्चात आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 17 गवाहों की परिचित तथा 33 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। FSL और मेडिकल जांच में भी बलात्कार की पुष्टि की गई। न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत मुलजिम को पीड़िता के साथ दुष्कर्म के अपराध में दोषी सिद्ध मानते हुए ये सजा सुनाई है। पीड़िता को 3 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में। आज माननीय न्यायालय पोक्सो अधिनियम संख्या 4 अलवर की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकनी गौड़ जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण दंडादेश पारित करते हुए मुलजिम को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पीड़िता के पिता ने एक लिखित तहरीर रिपोर्ट दिनांक 4 अप्रैल 2024 को मालाखेड़ा थाने में उपस्थित होकर इस आशय की पेश की थी कि पीड़िता जो उसकी पुत्री है शाम को नहाने एवं कपड़े धोने के लिए कुएं पर गई हुई थी। नहाने के पश्चात जब वह कपड़े धो रही थी तो उसी समय उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति जो मुलजिम है वह वहां आया और उसने पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया, जिसके पश्चात अनुसंधान अधिकारी श्री हितेश शर्मा जी के द्वारा प्रकरण के सभी तथ्यों का गंभीर एवं विस्तृत अनुसंधान करते हुए माननीय न्यायालय में चार्जशीट मुलजिम के विरुद्ध पेश की गई। प्रकरण में यह तथ्य भी सामने आया कि पीड़िता ने इस घटना से क्षुब्ध और आहत होकर जहर खा लिया था, जिसका सामान्य चिकित्सालय अलवर में इलाज चला और बड़ी मुश्किल से पीड़िता की जान बचाई जा सकी। माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा 17 गवाहों को परीक्षित करवाने के साथ साथ 33 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। FSL एवं मेडिकल जांच से भी पीड़िता के साथ मुलजिम द्वारा बलात्कार किए जाने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा मुलजिम को यह दंड सुनाया गया है और पीड़िता प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 3 लाख रुपए की सहायता राशि की अनुशंसा दिलवाए जाने की अनुशंसा माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दंडादेश में की गई है। मैं प्रशांत यादव, पोक्सो कोर्ट नंबर 4 का विशिष्ट लोक अभियोजक हूँ।
जयपुर वैशाली नगर स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के 20वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित महिला सम्मेलन में शनिवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। सम्मेलन में भाग लेने से पूर्व उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम की शुरुआत उप मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक दर्शन प्रदर्शनी का भी उन्होंने अवलोकन किया। बच्चों द्वारा दी गई रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने संबोधन में दिया कुमारी ने कहा कि बच्चों ने भारतीय संस्कृति को सजीव करने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जो न केवल मनोरंजक थे बल्कि प्रेरणादायक भी थे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इस दिशा में कई योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनका सीधा लाभ महिलाओं को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। जब महिलाएं आगे बढ़ेगी तभी समाज और राष्ट्र का समुचित विकास संभव है। उन्होंने समाज से बेटा बेटी में भेदभाव खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि बेटियों को भी बेटों की तरह समान अवसर मिलने चाहिए। हमारी योजनाओं का केंद्र बिंदु महिलाएं हैं और यही हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस पावन अवसर पर प्रकट महाब्रह्म स्वरूप परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के जयपुर आगमन पर उन्होंने वंदन किया। कार्यक्रम में जस्टिस श्रीमती अभिलाषा कुमारी जी उपस्थित रही। अब खबर पाली से लेते हैं, जहां रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत अंतर्गत चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों को लेकर सोमेश्वर स्टेशन पर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक चौहान ने बताया कि अजमेर मंडल के सोमेश्वर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के अंतर्गत 19.35 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य हुए हैं, जिनका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जयपुर कैंसर रिलीफ सोसाइटी की ओर से रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में 11 अक्टूबर जेएमए हॉल में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में समिति के अध्यक्ष आरपी कयाल और महामंत्री सीमा सेठी ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर कैंसर रिलीफ सोसाइटी रजत जयंती वर्ष के अवसर पर HPV टीकाकरण का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत 9 से 14 वर्ष की आयु की महिलाओं को निःशुल्क HPV का टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आगे आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों समेत विभिन्न जगहों पर यह टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। इसी के साथ ये मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस कॉन्फ्रेंस में और उम्मीद करती हूँ कि जो शब्द मैं बोलूँगी उन शब्दों को आप लोग से प्रभावित होंगे और वो शब्द जो होंगे वो शायद सरकार तक और जनता तक पहुँचा सकेंगे। हमने जो ये सबसे पहले मैं आपको संस्था के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। संस्था 2020 में शुरू की गई थी, 2000 में शुरू की गई थी और ये इसके जो संस्थापक थे वो हमारे IAS ऑफिसर सुधींद्र गेमावत जी थे, कलेक्टर से रिटायर हुए सिरोही से, और इनको कैंसर के ऊपर काम करने का एक जज्बा था तो इन्होंने अपनी टीम के साथ इसे शुरू किया और उस समय को आया है जयपुर कैंसर रिलीफ सोसाइटी। ये कैंपेन हमारा शुरू हो चुका है और रजत जयंती होने के उपलक्ष्य में इसको हम अब एक बड़े स्केल पे कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ राजस्थान शिक्षा विभाग का, जिन्होंने हमारी चीज़ों को समझ करके और इसको हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ाया।
और ये आदेश अभी कुछ दिन पहले ही हमारे को मिला था, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम इसको वैक्सीन को जिस तरीके से बढ़ाएंगे उसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। सरकारी स्कूल हमने इसलिए पहले लिए क्योंकि वहाँ पे बच्चों का डाटा पूरा होता है, और जो 9 साल की बच्ची वहाँ पढ़ रही है वो किसी बहुत ही कोई कारण अलग सा रहा हो तो वो वहाँ से जा सकती है, अदरवाइज वो हमें वहीं मिलेगी, क्योंकि इस वैक्सीन के 2 डोज होते हैं और 2 डोज 6 महीने के अंतराल में एक लगता है और फिर एक 6 महीने के अंतराल में लगता है। तो उस डोज का होना बहुत ज़रूरी होता है, 2 डोज का लगना ज़रूरी होता है। तो सरकारी स्कूलों में हमें पूरा डाटा मिलेगा, और इसके साथ साथ जो आदेश आए हैं उसमें सबसे पहली बड़ी चीज़ जो है उसमें पेरेंट्स का कंसल्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि HPV वैक्सीन हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, माँ बाप की समझ और माँ बाप की इजाज़त से ही वो लगेगा। तो सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमारे HPV वैक्सीन को इम्पोर्टेंस देकर के आगे बढ़वाया। हम इसको सारे सरकारी स्कूल में 9 साल से लेकर 14 साल तक की बच्चियों के लगाएंगे, और सारे जो भी डोनर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का जितना ज़्यादा योगदान रहेगा उतना ज़्यादा लड़कियों को हम कवर कर पाएंगे। 14 लाख के करीब जो सरकारी आंकड़ा मेरे पास आया है, 14 लाख के थोड़ा सा मायने रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी गरीब बच्चे हैं या निम्न स्तर के बच्चे, हम उनको बहुत जल्दी राजस्थान में कवर कर लें। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होगा, मुझे अच्छे से पता है, और मीडिया का ही योगदान रहे, और मीडिया इस खबर को पूरे राजस्थान में अगर पहुँचाती है और सारे निम्न स्तर के माँ बाप आगे आकर के अगर इसमें हमारे को योगदान देते हैं तो ये हमारा एक बहुत बड़ा कैंपेन होगा, जिसके लिए मैं सरकार का वापस से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपनी कमेटी का, सुधींद्र गेमावत जी का और अपनी टीम का, अध्यक्ष साहब का, ध्रुवदास जी का, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज HPV वैक्सीन हमारा इस स्तर पे आया कि हमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंपेन कब से शुरू होगा, कौन शुभारंभ हो करेंगे? चुका है। हमने पहला जो शुरू किया है वो 130 से लेके 150 बच्चे हमने कवर किए हैं केशव विद्यापीठ जामदोली के, और वो हम लगा चुके हैं। उसमें हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छा योगदान था, और वो हम अभी 2 महीने पहले कर चुके हैं। और उसके बाद हो सकता है कि हम 100 बच्चियां अभी वापस इस रजत जयंती के उपलक्ष्य में इसी महीने में कवर करें। आपका नाम और आपका? सीमा सेठी, जयपुर कैंसर रिलीफ सोसाइटी महामंत्री। थैंक यू। अब खबर उदयपुर से लेते हैं, जहां पुलिस ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए उदयपुर जिले में उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत 411 लोगों को आज अल सुबह दबिश देकर गिरफ्तार किया है।
खबर जयपुर से है, जहां मंजू शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया जा रहा आत्मनिर्भर भारत अभियान सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये एक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य हर भारतीय को सक्षम बनाना है ताकि वह स्वावलंबी बने और देश के विकास में भागीदारी निभाए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज हर क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने, कौशल विकास के साथ स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का पहला कदम है स्थानीय को प्राथमिकता देना। सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि युवाओं को नवाचार, स्टार्टअप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और स्थानीय उत्पादों व सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। लगातार देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, कैसे बने, उसके प्रयास में लगे हुए हैं और इस संकल्प को अभियान के तौर पर लिया है कि भारत आत्मनिर्भर कैसे बने। चारों ओर कोई भी क्षेत्र उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा है कि जिसमें भारत को आत्मनिर्भर न बनाने की कोई बात हो। हर क्षेत्र में, चाहे हमारा पर्यटन की बात हो, उसमें भी अगर आपने देखा हो तो उन्होंने कहा है कि विदेश घूमने से बढ़िया है कि पहले हमारा देश घूमा जाए। और एक नया चलन अभी चला है कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग करने दूसरे देशों में जाते हैं। तो साफ तौर से प्रधानमंत्री जी का ये कहना था कि हमारे देश में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आप जाकर के और विवाह संपन्न कर सकते हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत के लिए ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे और जो उनका 2047 का सपना है कि किसी भी चीज के लिए भारत को किसी भी दूसरे देश की ओर नहीं देखना पड़े, उस चीज को लेकर के ये अभियान उनका चला रखा है। और दूसरी बात, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमको स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। लोकल फॉर वोकल की बात भी करी है, क्योंकि जितना हम हमारे देश में ही बनाई हुई चीजों को काम में लेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा देश का पैसा हमारे यहाँ ही रहेगा और छोटे छोटे जो आर्टिजन्स हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो ये एक कार्य अभियान के तौर पर इन्होंने लिया हुआ है और ये अभियान हमारे यहाँ 25 सितंबर हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती से प्रारंभ कर दिया गया है और ये अभियान चलेगा 25 दिसंबर 2025 तक, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक। और ये पहला चरण है जो सब जिलों में इस अभियान को चलाया गया है। दूसरा चरण नवंबर-दिसंबर में चालू होगा, जो मंडलों तक आत्मनिर्भर बनाने की घर घर तक ये पहल पहुंचे, ये विचार पहुंचे 2047 का भारत देखते हुए। और इसमें सब व्यावसायिक संगठन, उद्योगपतियों और जो इससे लाभान्वित होने वाले हैं उन सब की इसमें सहभागिता रहेगी। और इसको घर घर तक पहुंचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत संकल्प को, अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए कुछ सम्मेलन भी किए जाएंगे उद्योगपतियों के साथ मिलकर, सहभागिता निश्चित व्यावसायिक संगठनों के साथ मिलकर। और इसको घर घर तक पहुंचाने के लिए अनेकों कार्यक्रम भी करने होंगे। प्रभात फेरी भी निकालेंगे, किसान मार्च भी करेंगे, मशाल यात्रा भी होगी, स्वदेशी के मेले भी लगेंगे, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी ये बात आत्मनिर्भर भारत कैसे हो उसको पहुंचाने की बात की जाएगी। और स्वदेशी के उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, इसका घर घर तक पहुंचाने की ये बात करी जाएगी, क्योंकि हमें घर की रसोई से शुरू करना होगा। एक एक चीज हम जब सुबह उठते हैं तब से लेके हमारा पेस्ट, हमारा ब्रश, वो भी हमारे भारत में बना हुआ हो, ये सब लोगों को कहने के लिए पहुंचाने की बात रहेगी। तो इसके हमारे अभियान चलेंगे। युवा और महिला संगठनों को भी, लघु औद्योगिक इकाइयों को, स्वैच्छिक संगठनों की भी भागीदारी इसमें ज्यादा से ज्यादा रहे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी सभी को
यहाँ आज निवेदन करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान में भाग लें और 2047 का भारत ऐसा हो कि हमें कोई भी चीज़ विदेशों से न लेनी पड़े। अभियान में स्वदेशी और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाए और जिन स्थानों पर सम्मेलन होंगे वहाँ छोटी एग्जीबिशंस हमारे देश में बनी हुई लघु उद्योग इकाइयों से वस्तुएं जो बनी हुई हाथ से निर्मित वस्तुएं बनी हुई उनकी स्टॉल्स भी हम लगाने वाले हैं। स्कूल और कॉलेजेस के बाहर हस्ताक्षर अभियान भी करने वाले हैं जिसमें ये लिखा होगा कि मैं स्वदेशी अपनाऊंगा। इसका संकल्प भी विद्यार्थियों को दिलवाएंगे। आत्मनिर्भर भारत संकल्प सिग्नेचर वॉल पर हस्ताक्षर करवाने का कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे। स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को रोजगार मेले में स्टॉल लगाकर भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उनका सामान ज्यादा से ज्यादा बिक सके। लोकल फॉर वोकल, जन भागीदारी में लोकल फॉर वोकल पर भी पूरा ध्यान सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का और मैं तो चाहती हूँ आप सबकी जन सहभागिता के साथ ही हम 2047 का भारत आत्मनिर्भर भारत को हम देख पाएंगे। और राज्य स्तर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोटेक्ट इसका भी हम कार्यान्वित करेंगे और इसके अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से पेंटिंग के वॉल पेंटिंग के माध्यम से भी जनता को जागरूक करने के लिए और लोकल फॉर वोकल पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रहे। और लोकल फॉर वोकल हमारे देश में प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जिस वस्तु में मेरे देश की मिट्टी की खुशबू हो उसे ही हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लेने की बात करेंगे। उसमें हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं बहनें जो काम कर रही हैं उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए उनके सामान का भी ज्यादा से ज्यादा मेलों के द्वारा प्रदर्शनी के द्वारा सामान बिके, उनकी ब्रांडिंग के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सेल्फी पॉइंट, जहां भी आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम होंगे वहां सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा ताकि उसमें भी आप अपना फोटो खींच के उसको प्रमोट करें अपने सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस पर आप भेजेंगे उसको। और दीपावली आ रही है तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी, आप लोग खुद तो आत्मनिर्भर भारत में सहयोग बनाने में सहयोग करें और देश में बनी हुई चीजें ही काम में लें। आज हमारा भारत सिर्फ दिए बनाने की बात नहीं करता, आज हम मिसाइल भी बना रहे हैं, मोबाइल भी बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात हम तो कोरोना में भी हमने आत्मनिर्भर होने की पूरी कोशिश नहीं की, हम कामयाब भी हुए हैं उसमें। हमने हमारे देश में दवाइयां बना के उन देशों को भी भेजा है जो अपने आप को कभी कभी सोचते कि हमारे से बड़ा कोई दुनिया में है नहीं, उनकी भी मदद हमने करी है। तो मैं आप सबके माध्यम से फिर यही कहूंगी कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर के जो अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने चलाया है और हम हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे और देश की जनता से मेरी यही निवेदन है, ये प्रार्थना है कि आने वाले त्योहारों में भी और घर में भी ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं आप स्वयं भी उपयोग करें और दूसरों को भी कहें और व्यापारियों से, दुकानदारों से वो अपने अपने दुकानों पर लिखें कि यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है, तो हम जो स्वदेशी सामान लेने वाले हैं उनको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़े कि हम स्वदेशी सामान लेने कहाँ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबर लेते हैं मौसम की, जहां राजस्थान में इस बार अक्टूबर के महीने में भी बारिश का दौर कुछ लंबा चलने की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 6, 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर समेत 7 से ज़्यादा जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने और कुछ भागों में ओलावृष्टि होने की प्रबल आशंका। अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में भी इस बार बारिश का दौर सक्रिय रहने की संभावना। दिवाली पर्व पर भी इस बार बारिश का साया।